हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर पेपर, जो सिक्स्थ पेपर है, रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारा पेपर जो है वो कैसे आता है, कितने सेक्शन का होता है, उसको कैसे सॉल्व करना है, आदि सभी बातों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों, हम लोग अपना पेपर देखते हैं। पहले सेक्शन ए की बात करते हैं दोस्तों। तो हमारा जो पेपर होता है 3 सेक्शन में होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए की बात करते हैं दोस्तों। तो सेक्शन ए हमें 5 क्वेश्चन दिया रहता है, जो वेरी शॉर्ट टाइप होता है। इसको 2-2 नंबर का होता है और पांचों क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है। और सेक्शन बी की बात करते हैं दोस्तों। तो सेक्शन बी हमारा 100 वर्ड लिमिट होता है। इसमें हमें 4 क्वेश्चन करना होता है। कभी कभी 5 क्वेश्चन तो कभी कभी 6 क्वेश्चन दिए रहते हैं। यदि हम सेक्शन सी की बात करते हैं दोस्तों, सेक्शन सी में हमें 2 क्वेश्चन करना होता है। कभी कभी 4 क्वेश्चन, कभी कभी 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं। सेक्शन सी हमारा जो 10 नंबर का होता है, तो इसको हमको विस्तृत से लिखना होता है। आइए दोस्तों, बिना समय गवाए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। सेक्शन ए से डिस्कस करते चलते हैं, क्वेश्चन को देखेंगे। सेक्शन ए की बात करते हैं दोस्तों। पहला दिया है भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। दोस्तों, जियोथर्मल एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी derived from the heat of the Earth's interior. This heat can be used to generate electricity to provide direct heating for various applications. दोस्तों, जो भूतापीय ऊर्जा होता है पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त उष्मा या उत्पन्न अक्षय ऊर्जा का एक रूप होता है। दोस्तों, इसमें उष्मा का उपयोग बिजली उत्पन्न करने में या विभिन्न अनुप्रयोग के लिए सीधे हीटिंग प्रदान करने के लिए किया जाता है। अर्थात दोस्तों, जो भूमि के अंदर जो तापीय ऊर्जा होती है, जो हीटिंग होता है, उसका या तो बिजली उत्पादन के लिए या फिर डायरेक्ट हीटिंग प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं सोर्स क्या है भूतापीय ऊर्जा का। तो सोर्स है दोस्तों ज्वालामुखी गतिविधियां है, भूतापीय जलाशय है, ये क्या है दोस्तों, उसके सोर्स है। आगे चलते हैं दोस्तों। अवायवीय पाचन अर्थात एनारोबिक डाइजेशन। दोस्तों, अवायवीय पाचन का बात करते हैं दोस्तों। तो अवायवीय पाचन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्मजीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक पदार्थों को तोड़ते हैं, जिससे बायोगैस और डाइजेस्ट उत्पन्न होता है। बायोगैस का मतलब दोस्तों मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण प्राप्त होता है। दोस्तों, यह प्रक्रिया अपशिष्ट पदार्थों और ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या है गैसीफायर। गैसीफायर की बात करते हैं दोस्तों। तो गैसीफायर एक उपकरण है जो जैविक सामग्री जो बायोमास या कोयला के सिग्नगैस प्रोड्यूस नामक एक ज्वलनशील गैस मिश्रण में परिवर्तन करता है। दोस्तों, गैसीफायर प्रक्रिया में उच्च तापमान पर सामग्री का आंशिक ऑक्सीकरण शामिल होता है, जिसमें एक गैस उत्पन्न होती है जिसका उपयोग बिजली उत्पादन, हीटिंग, रासायनिक संश्लेषण के लिए किया जाता है। अर्थात दोस्तों, गैसीफायर की हम बात करते हैं दोस्तों। तो गैसीफायर एक उपकरण है इसमें जैविक सामग्री बायोमास कोयला का प्रोड्यूसर अर्थात गैस नामक ज्वलनशील गैस मिश्रण प्राप्त होता है। अर्थात ये जो क्या है दोस्तों, गैस का एक मिश्रण प्राप्त होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। ब्रेकेटिंग ब्रेकेटिंग देखते हैं दोस्तों। तो ब्रेकेटिंग की बात करते हैं दोस्तों। तो ब्रेकेटिंग क्या है? ब्रेकेटिंग का अर्थ होता है दोस्तों स्टिकायन या ब्रेकेटीकरण। दोस्तों, ब्रेकेटिंग एक प्रक्रिया है इसमें ढीले बायोमास अवशेष तथा ठोस ब्लॉक या ब्रिकेट में संपीड़न किया जाता है ताकि हल्की भंडारण और परिवहन में सुधार हो सके। यह तकनीकी एक सुविधाजनक और टिकाऊ ईंधन स्रोत बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, ब्रेकेटिंग का एडवांटेज देख लेते हैं। ऊर्जा उत्पादन में होता है, अपशिष्ट प्रबंधन में होता है और पर्यावरणीय लाभ में होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। ग्रीन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, ग्रीन टेक्नोलॉजी आल्सो नोन एज ए ग्रीन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, हरित प्रौद्योगिकी जो स्वच्छ प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। अर्थात ग्रीन टेक्नोलॉजी को दोस्तों क्लीन टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये स्वच्छ प्रौद्योगिकी भी इसको कहा जाता है। उन उत्पादों, प्रणालियों और प्रथाओं के उपयोग को संदर्भित करता है जो पर्यावरणीय नुकसान को कम या समाप्त करते हैं और स्थिरता को बढ़ावा देते हैं। अर्थात दोस्तों, ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या है? उन उत्पाद, प्रणाली और प्रथाओं को उपयोग को संदर्भित करता है जो पर्यावरणीय नुकसान को कम या समाप्त करते हैं
तो इसमें प्रौद्योगिकी की प्रथाओं का एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होता है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, प्रदूषण को कम करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना है। अर्थात ग्रीन टेक्नोलॉजी का जो उद्देश्य है दोस्तों कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण को कम करें, जो प्राकृतिक संसाधन है उसको थोड़ा सा कम से कम यूज करें, उनको बचाए रखें ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी उसको मिल सके। आगे चलते हैं दोस्तों, खंड बी देखते हैं, सेक्शन बी। सेक्शन बी में देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, बायोगैस उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारकों को वर्णन करना है। दोस्तों बायोगैस क्या है, उत्पन्न को प्रभावित, मतलब जो बायोगैस हमारा बनता है अभी तो मतलब बहुत कम हो चुका है, क्योंकि अब तो लोग गैस पे खाना बनाने लगे हैं। पहले की मात्रा में बहुत ज्यादा था, बायोगैस मिलता था जिसमें गोबर से बायोगैस बनाया जाता था। आइए दोस्तों देखते हैं बायोगैस को क्या क्या प्रभावित करता है। दोस्तों नेचर ऑफ सब्सट्रेट, अर्थात सब्सट्रेट की प्रकृति प्रभावित करती है, तापमान प्रभावित करता है, पीएच मान प्रभावित करता है, कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात प्रभावित करता है और रिटर्सन टाइम प्रभावित करता है। जो मिश्रण को जो मिक्स किया जाता है वो प्रभावित करता है, विषाक्त पदार्थ उसमें जो उपस्थित होते हैं वो प्रभावित करता है। ये क्या है दोस्तों, ये प्रभावित करने वाले कारक है। अर्थात दोस्तों बायोगैस उत्पन्न को कई कारक पर निर्भर करता है, जिसमें सब्सट्रेट की प्रकृति, तापमान, पीएच मान, कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात, रिटेंशन टाइम, मिश्रण को और हिलाना, विषाक्त पदार्थों की उपस्थिति, ये आदि क्या करता है, बायोगैस के उत्पादन को प्रभावित करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, हरित प्रौद्योगिकी के लाभ नुकसान को लिखिए। प्राइस एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी। दोस्तों ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं दोस्तों, तो पहले ही ग्रीन टेक्नोलॉजी के डिफिनेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आइए हम लोग इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। दोस्तों एडवांटेज की पहले बात करते हैं तो ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या करता है, पर्यावरण संरक्षण करता है। क्या करता है दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी है ग्रीन टेक्नोलॉजी। ये क्या दोस्तों, ऊर्जा की बचत करता है, आर्थिक लाभ पहुंचाता है, स्वास्थ्य में लाभ पहुंचाता है। ये क्या होगा दोस्तों, इसके हमको एडवांटेज हो गए। अब इसके हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं दोस्तों, ये हरित प्रौद्योगिकी हम उपयोग करें, इसका डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों। दोस्तों जी क्या है कि अगर हम ग्रीन टेक्नोलॉजी बैठा रहे हैं तो उसकी प्रारंभिक लागत जो होती है, जो प्रारंभिक खर्च आता है वो अधिक आता है। अर्थात दोस्तों इसका और क्या है, इसकी एक सीमाएं हैं दोस्तों कि इतने सीमा तक ही ये एनर्जी उत्पन्न कर सकती है। अगर हमें यदि अधिक एनर्जी हमको चाहिए तो हम इससे अधिक एनर्जी नहीं ले पा सकते हैं। दोस्तों इसका निरंतर रख रखाव करना पड़ेगा, तभी हमें इससे एनर्जी प्राप्त होती रहेगी। यदि रख रखाव नहीं करेंगे तो एनर्जी हमसे अच्छे से नहीं मिल पाएगी। दोस्तों जागरूकता की कमी होती है, लोग ग्रीन टेक्नोलॉजी के प्रति ज्यादा जागरूक नहीं है। लोग डायरेक्ट जो नेचुरल एनर्जी मिल रही है उस पे ही आश्रित है, तो लोगों के बीच में इसकी जागरूकता भी लाना है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष पवन टरबाइनों के लाभ और हानि का वर्णन कीजिए। दोस्तों जो पवन टरबाइन होता है उसका सरल डिजाइन होता है, अर्थात VAWT का पवन टरबाइन का डिजाइन सरल और मजबूत होता है, जिससे रख रखाव आसानी से होता है। किसी भी दिशा में हवा बहता है दोस्तों तो वो क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। उसको उसके ऊर्ध्वाधर रखने पर क्या होता है, किसी दिशा में यदि हवा बह रहा है तो उसको कैप्चर कर लेता है। ये इसका क्या होता है, एडवांटेज होता है। कम शोर करता है, ऊर्ध्वाधर रहता है दोस्तों तो कम शोर होता है। और ऊर्ध्वाधर रखने से क्या दोस्तों कि जो कम जगह की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऊपर चला जाता है तो जगह कम आवश्यकता होती है, और ऊर्ध्वाधर रखने पर सुरक्षित और टिकाऊ होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इससे नुकसान क्या है। दोस्तों लोअर एफिशिएंसी, कम दक्षता होती है, उच्च प्रारंभिक टार्क लगता है, सीमित ऊंचाई होती है दोस्तों, ज्यादा ऊंचाई रख लेंगे तब भी दिक्कत होगा, अधिक रख रखाव की आवश्यकता होती है। उसमें हम यदि हम ऊर्ध्वाधर रख रहे हैं दोस्तों, उसका पेंटिंग खर्चा, हर एक खर्चा हमें बढ़ जाता है, अधिक लग सकता है, उच्च लागत लगती है दोस्तों, उसमें अधिक अनेक बाधाएं आती हैं, तो उसको भी निष्कर्ष अगर ऊपर लगा है तब भी वो प्रॉब्लम करता है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं सौर तालाब क्या है और सौर तालाब की उपयोगिता का वर्णन करना है। दोस्तों सौर तालाब एक नमक पानी का तालाब है जो सौर ऊर्जा का इकट्ठा और संग्रहित करता है। तालाब में नमक पानी का एक प्राकृतिक ढाल बनता है जो गर्मी को फंसा लेता है, जिससे तालाब एक बड़े सौर कलेक्टर की तरह काम करता है। अर्थात सौर तालाब की बात करते हैं दोस्तों, उसमें क्या करते हैं, नमक और पानी को मिला देते हैं, जिससे क्या करता है, वो गर्मी को अवशोषित अधिक मात्रा में कर लेता है, जिससे सोलर क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा कार्य करता है। दोस्तों बात करते हैं इसकी यूटिलिटी की बात करते हैं दोस्तों, तो यूटिलिटी की बात करते हैं, ऊर्जा उत्पादन करता है, कृषि में उपयोग होता है, जल तापमान भी करता है, इसमें स्थिरता लाता है और इसकी लागत जो होती है कम होती है। आगे बात करते हैं दोस्तों सौर कुकर क्या है।
बक्स प्रकार के सौर कुकर के निर्माण, कार्य और सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन करना है। दोस्तों सोलर कुकर एक उपकरण है जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करके भोजन पकाता है। सोलर कुकर क्या है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग करके भोजन पकाता है। यह सौर ऊर्जा को पकड़ता है और गर्मी में परिवर्तित करता है, जिसका उपयोग भोजन पकाने के लिए किया जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसका निर्माण कैसे होता है। दोस्तों एक बॉक्स होता है जो गर्मी को अंदर बनाए रखता है। ग्लास कवर होता है, एक पारदर्शी ग्लास कवर जो सूर्य के प्रकाश को अंदर आने देता है और गर्मी को बाहर जाने से रोकता है। रिफ्लेक्टर लगा होता है दोस्तों, एक रिफ्लेक्टर होता है जो सूर्य के प्रकाश को बॉक्स में फोकस करता है। और एक कुकिंग पार्ट होता है दोस्तों, कुकिंग पार्ट ये काला पार्ट होता है जो गर्मी को अवशोषित करता है और भोजन पकाने में उपयोग करता है। अब इसके सिद्धांत की बात कर लेते हैं दोस्तों। सूर्य का प्रकाश का अवशोषण करता है और गर्मी को संग्रहण करता है, गर्मी का संरक्षण करता है, भोजन पकाता है। अब किस सिद्धांत पे काम कर रहा है दोस्तों, तो सूर्य को प्रकाश को पहले क्या करता है, ग्लास में कवर करता है अर्थात अवशोषण करता है। उसके बाद उसको संग्रहण करेगा एक स्थान पे गर्मी को, जहाँ जो काला कलर का पेंट किया जाता है वहां संग्रहण करता है और उसके बाद उस गर्मी का संरक्षण करता है। उसके बाद उसमें भोजन पकाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। नवकरणीय ऊर्जा को परिभाषित करें और नवकरणीय ऊर्जा संसाधनों के विभिन्न विचारों की सूची बनाना है। दोस्तों नवकरणीय का हिंदी अर्थ होता है अक्षय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी वह ऊर्जा है जो प्राकृतिक संसाधनों से उत्पन्न होता है, जो समय के साथ पुनः पूर्ति हो जाता है, जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा, बारिश, भू-तापीय ऊष्मा। जैसे दोस्तों हम सोलर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, नवकरणीय ऊर्जा है। टरबाइनों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं दोस्तों, वो क्या है, नवकरणीय ऊर्जा है। बारिश से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, डैम से जो बिजली बनाते हैं, वो सब क्या है दोस्तों, नवकरणीय ऊर्जा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इनके प्रकार की बात कर लेते हैं। विभिन्न प्रकार के बारे में दिया तो सौर ऊर्जा हो गया, सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न ऊर्जा जो सौर पैनलों के माध्यम से बिजली में परिवर्तित की जाती है। पवन ऊर्जा हो गया दोस्तों, हवा की गति से उत्पन्न ऊर्जा जो पवन टरबाइनों के माध्यम से बिजली परिवर्तन की जा सकती है। जल विद्युत ऊर्जा हो गया दोस्तों, पानी की गति और गुरुत्वाकर्षण बल से उत्पन्न ऊर्जा जो होती है। भूतापीय ऊर्जा हो गया तो दोस्तों जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न ऊष्मा जो बिजली उत्पादन और सीधे हीटिंग के लिए उपयोग की जाती है। बायोमास ऊर्जा हो गया दोस्तों, जैविक पदार्थ जैसे लकड़ी, फसल, अवशेष, पशु खाद उत्पन्न ऊर्जा। जैव ईंधन हो गया, ज्वारी ऊर्जा हो गया दोस्तों, जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो जो ज्वार आता है उसके द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। तरंग ऊर्जा हो गया दोस्तों, जो महासागरों के तरंग में से उत्पन्न ऊर्जा जो होती है। ये क्या हो गया, हमारे सब क्या हो गया दोस्तों, नवकरणीय ऊर्जा हो गए। आगे सेक्शन सी देखते हैं दोस्तों। सेक्शन सी हमें देखते हैं, इसको थोड़ा विस्तृत लिखना होता है सेक्शन सी को। आइए पहले देखते हैं सेक्शन सी क्या है। जैव ईंधन क्या है, जैव ईंधन उत्पादन के मुख्य लाभ लिखिए। बायोफ्यूल दोस्तों, जैव ईंधन एक प्रकार का ईंधन है जो जैविक पदार्थों जैसे पौधे, शैवाल या किसी अपशिष्ट से उत्पादित किया जाता है। इसका उपयोग वाहनों को हीटिंग सिस्टम और अन्य अनुप्रयोग के जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में किया जाता है। अब जैव ईंधन का मुख्य लाभ देख लेते हैं दोस्तों जैव ईंधन रिन्यूएबल एनर्जी है अर्थात नवकरणीय ऊर्जा है। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी करता है, ऊर्जा सुरक्षा करता है, कृषि विकास करता है और आर्थिक लाभ पहुंचाता है। क्या, जैव ऊर्जा से क्या होता है दोस्तों, हमारा इन्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा, जो हमारा नेचुरल प्राकृतिक ऊर्जा है वो भी बचा रहेगा, हमारी पीढ़ियों को काम देगा। आगे चलते दोस्तों, 20 डेयरी पशु वाले एक किसान के लिए एक उपयुक्त बायोगैस संयंत्र का डिजाइन करना है। मान लीजिए प्रति पशु प्रतिदिन गोबर उत्पादन 11 किलोग्राम है, गोबर घोल घनत्व 500 किलोग्राम मीटर है, अवधारणा दिया है। दोस्तों ये तो चित्र बनाना है, बायोगैस संचित्र बनाना है, तो इसका आप लोग संचित्र बना लीजिएगा। अब इसका थोड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, तो उसको हम देख लेते हैं। जैसे दोस्तों दिया हुआ है, दैनिक गोबर उत्पादन गणना दिया है, प्रति मवेशी 11 किग्रा है प्रतिदिन है और 20 मवेशी है दोस्तों, तो हमारा कितना हो जाएगा, 20 गुणे 11 अर्थात 220 किग्रा प्रतिदिन हमें क्या होगा, गोबर प्राप्त होगा। अब दोस्तों सेकंड स्टेप क्या दिया है दोस्तों, दैनिक सैलरी उत्पादन का जो गणना दिया है एक संबंध एक हो रहा है, अर्थात 220 किग्रा गोबर है तो 220 किग्रा पानी लगेगा, अर्थात क्या हो गया दोस्तों, 440 किग्रा प्रतिदिन हो जाएगा। स्लरी का घनत्व दिया है 500 किलोग्राम मीटर क्यूब दिया है। तो दोस्तों दैनिक आयतन जो हमारा आया है 440 किलोग्राम और दिया है 500, तो हमारा हो जाएगा 440 अपान 500। ये 440 अपान 500 करेंगे दोस्तों तो एक जीरो से जीरो कट जाएगा, हो जाएगा 44 अपान 50। 44 अपान 50 आ जाएगा दोस्तों, तो काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.88 मीटर घन क्यूब। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आयतन हो जाएगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब दोस्तों इसमें दिया है समय 30 दिन और 1 किलोग्राम गाय के गोबर में 0.1 मीटर क्यूब गैस का उत्पादन करना है। दोस्तों इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दोस्तों दिन दिया है 30 दिन, हमारा प्लांट का जो आयतन आया है जो तो 0.88 आया है, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 0.88 मल्टीप्लाई 30, यदि हम उसको करेंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 26.4 मीटर क्यूब। अब उसके बाद एक क्वेश्चन और दिया हुआ है दोस्तों इसमें दिया हुआ है कि जो बायोगैस उत्पादन गणना करना है उसका देख लेते हैं। उसका क्या दिया हुआ है 0.1 मीटर क्यूब गैस उत्पादन होता है। कितना होता है 0.1 मीटर क्यूब। अब 0.1 मीटर क्यूब होता है दोस्तों, हमारा दैनिक बायोगैस उत्पादन कितना आया था 220 किग्रा आया था। अब प्लस 0.1 मीटर क्यूब का मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात कितना आ जाएगा 22 मीटर क्यूब प्रतिदिन आ जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पायरोलिसिस क्या है, धीमी और तेजी पायरोलिसिस के उनके उत्पादों को साथ समझाइए। दोस्तों पायरोलिसिस एक तापीय अपघटन प्रक्रिया है जिसमें जैविक पदार्थों का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिसमें विभिन्न उत्पाद जैसे गैस, तरल, ठोस पदार्थ का उत्पादन होता है। अब दोस्तों बात करते हैं उत्पादों के साथ समझाना है, तो एक प्रक्रिया है, इसका चारकोल उत्पाद चारकोल हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। भारत की वर्तमान ऊर्जा परिदृश्य। दोस्तों भारत की वर्तमान ऊर्जा परिदृश्य में ऊर्जा की बढ़ती मांग और ऊर्जा के स्रोत की विविधता का मिश्रण है। देश में ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ रही है, जो पूरा करने के लिए विभिन्न ऊर्जा स्रोत का उपयोग किया जा रहा है, जैसे जीवाश्म ईंधन, नवकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। अब दोस्तों इनकी चुनौतियां क्या है दोस्तों, ऊर्जा सुरक्षा की चुनौती है, ऊर्जा दक्षता की चुनौती है, नवकरणीय ऊर्जा के विकास की चुनौती है। जब सरकारी पहल देख लेते हैं दोस्तों, सरकारी पहल क्या है तो नवकरणीय ऊर्जा नीतियां है, ऊर्जा दक्षता में कार्यक्रम है, ऊर्जा संरक्षण है। आगे देखते हो दोस्तों ग्रीन बिल्डिंग। ग्रीन बिल्डिंग क्या है दोस्तों, ग्रीन बिल्डिंग एक ऐसी संरचना जिसमें पर्यावरण पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए डिजाइन, निर्माण और संचालित किया जाता है। ग्रीन बिल्डिंग स्थायी सामग्री, ऊर्जा कुशल प्रणालियों और जल संरक्षण उपायों को उपयोग करते हैं ताकि उनका कार्बन पदचिह्न कम हो और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा मिले। आगे दोस्तों देखते हैं विंड टरबाइन, पवन टरबाइन। दोस्तों पवन टरबाइन एक उपकरण है जो हवा की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें ब्लेड लगे होते हैं जो रोटर से जुड़े होते हैं, जो हवा गुजरने से पर घूमता है और जनरेटर चालक से बिजली उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।